हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये चैनल पे मैंने क्लास 12 फिजिक्स के गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से 4 के एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। साथ साथ में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस भी अपलोड करके रखे हैं, जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन में या फिर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को चेकआउट नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारे चैप्टर्स को आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई भी चैप्टर आपको मुश्किल लगता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरा वन शॉट देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर चैप्टर 5 के एमसीक्यूज की। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एमसीक्यूज। सबसे पहला है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पीसेस। यानी मान लो कि एक बार मैग्नेट है, ऐसे आपके पास नॉर्थ एंड होता है, साउथ एंड होता है, ठीक है। अगर आप ये बार मैग्नेट को दो पीसेस में डिवाइड कर देते हो तो आपको सिंपली पता है कि एक पीस ये बन जाएगा और एक पीस ये बन जाएगा। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि एक नॉर्थ इधर रहेगा साउथ इधर रहेगा। यहाँ पे होगा एक्चुअली ये कि यहाँ पे एक साउथ क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे एक नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, यानी दो इंडिविजुअल मैग्नेट्स बन जाएंगे। ये दोनों क्या बन जाएंगे? इंडिविजुअल मैग्नेट्स। यानी यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, बोथ पीसेस विल बिहेव लाइक इंडिविजुअल मैग्नेट्स। दो अलग अलग आपके मैग्नेट्स बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 2, one magnet is cut perpendicular to its axis and divided into two pieces with its length in the ratio 2/1, then the ratio of the pole strength। यानी समझ लो कि एक बार मैग्नेट है आपके पास, एक बार मैग्नेट है ऐसे, ठीक है। आपको इसको कट करना है, कट परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी उसकी एक्सिस ये है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर आपको कट करना है विद द लेंथ इन द रेशियो 2/1। यानी आपको उसको कट करना है, लेंथ की जो रेशियो रखनी है वो 2/1। यानी समझ लो कि ये लेंथ है आपकी 2l और ये लेंथ है आपकी l, ठीक है, 2/1। द रेशियो ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। अभी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? तो जैसे आपको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्जेस होते थे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। उसी तरह आपका जो मैग्नेट होता है वो भी एक तरीके से डाइपोल होता है। उसमें डाइपोल ऐसे एक मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं जिसको, इसमें पोल स्ट्रेंथ होती है प्लस क्यू एम एंड माइनस क्यू एम, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो उसके साइड का जो सरफेस एरिया होता है उस पर डिपेंड करती है। यानी अगर आप इसको परपेंडिकुलर कट करोगे तो आपको एक चीज पता है कि दो मैग्नेट्स बन जाएंगे। अभी जो दो मैग्नेट्स बन जाएंगे वो इस तरीके से बनेंगे, एक ये बन जाएगा और एक छोटा वाला ये बन जाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में अभी ये जो साइड वाला सरफेस एरिया होगा वो सेम ही रहेगा। यानी जो पोल स्ट्रेंथ होती है तभी चेंज होगी जब आप लोग उसको ऐसे काटोगे। आप लोग जब उसको एक्सिस के पैरेलल काटोगे, यानी अगर इसको ऐसे काटा होता तो एक छोटा वाला मैग्नेट ऐसे ऊपर बन जाता और एक मैग्नेट नीचे बन जाता, तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाती। ये केस में आप देख पा रहे हो कि जो साइड वाला एरिया है वो आपका सेम है, तो पोल स्ट्रेंथ आपकी सेम रहेगी। आंसर आएगा 1/1। आंसर क्या आएगा? 1/1। यानी यहाँ पे दो मैग्नेट बन जाएंगे, प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम, और इसका भी क्या होगा? प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम। पोल स्ट्रेंथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो साइड के ये क्रॉस सेक्शन के एरिया पे डिपेंड करती है। आंसर आएगा 1/1। चलिए नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अभी ऑलवेज इंटरसेक्ट वाला तो मतलब गलत है, तो आएगा नहीं। आपको पूछा है क्या सही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी क्लोज लूप नहीं बनते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंड होती है। यानी अगर ये मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपका नॉर्थ में से निकलेगी और साउथ में एंड करेगी और वापिस अंदर घूम के आएगी इधर। यानी ये निकली है तो वापस नॉर्थ की तरफ एंड होगी, यानी ये क्लोज लूप फॉर्म करेगी। ये क्लोज लूप आर फॉर्म, तो यहाँ पे क्लोज लूप बनेगा, तो आंसर आएगा ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। नंबर 4, फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट विथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, its magnetic field at the distance d from the center on its equator। इक्वेटर पे फील्ड क्या होता है? तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर
इक्वेटोरियल जो फील्ड होता था वो होता था -KP/r³, यानी -1/4πε0 P/r³। यहाँ पे हम लोग लिखते थे P कैरेट और आगे डायरेक्शन लगाते थे माइनस, यानी इक्वेटर पे वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट। अभी उसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल यानी मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, इक्वेटोरियल जो फील्ड होता है इसी तरीके से माइनस, अभी जैसे यहाँ पे 1/4πε0 था, मैग्नेटिक डाइपोल के केस में आएगा μ0/4π। अभी यहाँ पे P था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और r³ था वो तो r³ ही रहेगा। आंसर आएगा -μ0/4πm/r³। अभी अगर डिस्टेंस d लिया है तो आप उसको d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, d लिया है तो आप उसको d लिख सकते हो। आंसर आ जाएगा -μ0/4πm/r³। कंपेयर करना है इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल से, P की जगह m लिखना है और 1/4πε0 की जगह μ0/4π लिखना है। नंबर 5, पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज 5 एम्पियर मीटर, यानी जो QM मैंने आपको बताया जो चार्ज के इक्विवेलेंट होती है पोल स्ट्रेंथ वो है 5। उसके बाद मैग्नेटिक लेंथ ऑफ इट इज 10 सेंटीमीटर, जो लेंथ है उसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बतानी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती थी P = 2a यानी लेंथ इंटू Q, उसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है M = लेंथ 2l टोटल लेंथ इंटू QM। यानी अगर आपके पास कोई मैग्नेट है इस तरीके से, तो जैसे हम लोग डाइपोल की लेंथ 2a लेते थे, इसी तरह इसकी लेंथ लेनी है 2l और यहाँ पे प्लस QM और यहाँ पे माइनस QM। यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी -QM से प्लस QM। तो फॉर्मूला आएगा 2l यानी टोटल लेंथ, इसमें गलती मत करना, 10 सेंटीमीटर ही है टोटल लेंथ, यानी 10 × 10⁻² मीटर, और वो है 5। QM यानी आपकी पोल स्ट्रेंथ है 5। आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻1 यानी 0.5। तो आपको दोनों हर बार उसको कंपेयर करके चलना है इलेक्ट्रिक डाइपोल से, उसी पे से क्या बन जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल यानी मैग्नेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0.5। चलिए नंबर 6, द फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑफ अ पोल स्ट्रेंथ 3200 and 10 centimeter away from the south pole of a point bar magnet of a pole strength 40 ampere is dashed। यानी सुनो, दो मैग्नेट्स है आपके पास, एक मैग्नेट ये वाला हो गया और दूसरा मैग्नेट आपका ये वाला हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उसके ऊपर दूसरे बार मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है, आपको गिवन है वो 10 सेंटीमीटर। जिसके नॉर्थ पोल पे फोर्स लगने की बात है, इसका जो ये मतलब एक डाइपोल ही है ना, ये एक तरीके से क्या होता है, ये मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है इसकी है 3200 और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो आपकी 40। तो आपको बताना है कितना फोर्स, जैसे आप लोग चार्जेस के बीच में फोर्स लगाते थे उसी तरह मैग्नेट के पोल्स के बीच में लगाना है। यानी अगर यहाँ पे मैं प्लस QM ले रहा हूँ नॉर्थ का, तो यहाँ पे साउथ का क्या होगा माइनस QM। तो जैसे चार्जेस होते थे वैसे यहाँ पे दोनों की पोल स्ट्रेंथ है, तो उसके बीच में फोर्स लगेगा। चलो अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हो तो उसमें फोर्स लगता है K Q1 Q2/r²। अभी इससे आपको कंपेयर करना है मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को, यानी वहां पे एक्चुअली में कुछ चार्जेस है ऐसा आप लोग समझ सकते हो। तो चलो यहाँ पे क्या आएगा, तो फॉर्मूला आएगा F = K था ना इधर, इलेक्ट्रिक के केस में होता है K, तो यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फोर्स के केस में μ0/4π। अभी यहाँ पे Q1 Q2 था, यहाँ पे आएगा QM यानी पहले का पोल स्ट्रेंथ दूसरे का पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर। चलो μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻7, पहले की पोल स्ट्रेंथ है 3200, दूसरे की पोल स्ट्रेंथ है 40 और डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर, यानी वो हो जाएगा 10⁻1 मीटर और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप लोग आंसर निकालो 32 × 4 वो होता है 128, उसकी पावर ये इसकी 2 0 इसकी 1 0, ये होती है 10⁻3, ऊपर है 10⁻7 और नीचे है आपका 10⁻2। चलिए -2 ऊपर आके हो जाएगा +2 और +3, यानी आप ध्यान से देखो ये ऊपर आके हो जाएगा +2 के साथ +3 +5 +5 - 7, यानी आंसर बचेगा 128 10⁻2। आंसर आ जाएगा 1.28।
आंसर आ जाएगा 1.28, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नंबर 7, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज, यानी अर्थ समझ लो, अर्थ आपको स्फेरिकल लेना है, उसका इक्वेटर मान लो कि है। अभी मैं उसको ऐसे समझ लेता हूँ, जैसे आपको एक चीज पता है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, ऐसा हमें सोच के चलना होता है, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे हमें अंदर ऐसा सोचना है कि यहाँ पे एक मैग्नेट होता है, ठीक है, हमने थियोरी शायद आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, हाँ यहाँ पे होता क्या है कि एक नॉर्थ, यहाँ पे होता है आपका नॉर्थ नीचे, और यहाँ पे होता है साउथ। और अगर बाहर से देखो ज्योमेट्रिकल पोल्स, तो यहाँ पे नॉर्थ होता है और यहाँ पे साउथ होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक पोल्स की बात चल रही है अंदर, तो ध्यान से सुनिए। आपको ये बताया कि फील्ड ऑन द इक्वेटर, अभी अर्थ का इक्वेटर इधर होता है, यानी अर्थ का इक्वेटर, यानी ये मैग्नेट के लिए क्या हो गया, वो ये अंदर जो मैग्नेट हमने सोचा है, ये जो मैग्नेट सोचा है उसके लिए भी इक्वेटर हो गया, ठीक है। अच्छा अभी ध्यान से सुनिए, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो है आपका 4 × 10⁻⁵। अच्छा रेडियस अर्थ की है, रेडियस है आपकी 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 10⁻6 मीटर हो जाएगा। किलो की पावर आप लोग रखोगे 10⁻3, और ये 3 पॉइंट और इधर ले रहे हो तो ये हो जाएगा 6.4, यानी ये जो डिस्टेंस आपका ये वाला मैग्नेट के सेंटर से यहाँ पे ये जो रेडियस है वो है आपकी 6.4 10⁻6। तो आपको बतानी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो आपको पता है कि अर्थ की रेडियस यानी ये वाला डिस्टेंस। अभी ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग मैग्नेट के रेफरेंस में सोचे तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है मैग्नेट का अपने सेंटर से इक्वेटर पे डिस्टेंस, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, तो मैग्नेट के इक्वेटर का फॉर्मूला सबको पता है, B = μ0/4πm/r³, जस्ट हमने निकाला। तो अगर हमें m निकालना है तो m = B 4πr³/μ0। चलो वैल्यूज रखते हैं, b आपको गिवन है 4 × 10⁻⁵। अच्छा अभी मैं ये जो μ0/4π है उसकी पूरी वैल्यू लिख देता हूं, तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा 10⁻⁷। μ0/4π कितना होता है 10⁻⁷, उसको मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि μ0 नीचे है, और r³ यानी 6.4 × 10⁻6, और उसका क्यूब बन जाएगा। तो इसका चलो सॉल्यूशन करते हैं कैलकुलेटर के अंदर। 6.4 का क्यूब पहले कर लेते हैं इंटू 4, तो ये आंसर आ रहा है आपका 1048.5 इंटू पावर 6 की 3 18 - 5। चलो मैं सबको ऊपर ले लेता हूं पहले, तो हम लोग क्या करते हैं, ये -7 को ऊपर ले लो, +7, 6 × 3 18 + 7 25, और एक और है -5, तो ये आंसर हो जाएगा 1048 × 10⁻20। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1.048 10⁻23। ऑप्शन देख लेते हैं, 1048 10⁻23, उसको अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 1 ले लिया है, 1 × 10⁻23। तो आपको ऑप्शन में गिवन है 10⁻23। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। चलिए नंबर 8, अ बार मैग्नेट ऑफ अ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ P एंड magnetic moment M is split L/2 into 2 equal pieces of each of length, यानी एक बार मैग्नेट है, देखो पोल स्ट्रेंथ को हमने पहले QM से दिखाया था, उसको P से भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसको डिवाइड करना है L/2 जितने 2 पीसेस में, यानी उसको ऐसे डिवाइड करना है लेंथ के अक्रॉस, यानी ऐसे लेंथ से डिवाइड करना है L/2, और ये भी L/2। द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ईच पीस। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, जैसे डाइपोल मोमेंट होता है तो ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है लेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ। लेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ, यानी हमें पता है ना, हमने लिखा था P = डाइपोल के केस में 2 × Q, तो मैग्नेटिक मोमेंट के केस में क्या होगा 2L × QM। अब यहाँ पे टोटल लेंथ अगर हमने L कंसीडर करी है तो यहाँ पे M क्या हो जाएगा L × QM। पूरे मैग्नेट के लिए लेंथ L और QM। अच्छा अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो तो लेंथ आधी हो जाती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की क्या हो जाएगी m/2, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर। लेंथ अगर आधी हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट आधी। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो ये साइड के सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, ये साइड के। तो अभी आप उसको लेंथ में काटोगे तो ये जो सरफेस एरिया है वो सेम ही रहेगा,
सरफेस एरिया आपका चेंज नहीं हो रहा, ये जो साइड वाला एरिया है वो आपका सेम रह रहा है, तो P आपका P ही रहेगा, यानी ये भी P रहेगा और ये भी P ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा m/2 और P। पोल स्ट्रेंथ आपकी सेम रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर तो पता है हमें, पर साथ साथ में टेस्ला मीटर स्क्वायर भी उसका यूनिट होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी उसका यूनिट होता है, और साथ में न्यूटन मीटर पर एम्पियर, तीनों उसके यूनिट है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, तीनों उसके यूनिट है, आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट, when the torque exerted on the magnetic place in magnetic field would be maximum, यानी टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, और मैग्नेटिक डाइपोल के केस में क्या होता है M क्रॉस B। अभी M क्रॉस B है तो क्या होगा MB साइन थीटा, टॉ का फॉर्मूला है MB साइन थीटा। अच्छा, अगर मुझे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 कब होगी तो थीटा कब होगा 90 डिग्री, यानी π/2। यानी सिंपल सी बात है, साइन थीटा मैक्सिमम होना पड़ेगा अगर टॉर्क मैक्सिमम चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, और वो कितने एंगल पे है 90, तो आंसर आ जाएगा π/2। चले 11, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला होता है NIA। अभी n तो नंबर है तो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, यहां से अगर मैं इसका यूनिट लिखता हूं तो करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। करंट और इसमें से डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो हो जाएगा A1 और L2, M0 L2 T0 A1। तो यहां पे आंसर आएगा L2 A1, M इज इक्वल टू NIA। ठीक है, चलिए उसके बाद, a 20 turn loop of a radius 4 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट 3 एम्पियर। एक लूप है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है 20, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स है आपके 20, उसके बाद रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर, मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, 4 × 10⁻² मीटर। चलिए, करंट आपको गिवन है 3 एम्पियर। इफ इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, वो कितना है 0.5 टेस्ला। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द मोस्ट स्टेबल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। तो देखिए, एक तरीके से एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है, जब करंट पास होता है तो इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एक डाइपोल बन जाता है, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होती है -mb cos थीटा, -m.b होता है, उसको mb cos थीटा। अच्छा, अभी मोस्ट स्टेबल बोला है आपको, मोस्ट स्टेबल, यानी इसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास होने लगता है करंट की वजह से, तो जहां से एंटर हो रहा है वो नॉर्थ की तरह काम करता है, जहां से बाहर निकल रहा है वो साउथ की तरह जहां से एंटर कर रहा है वो साउथ बन जाएगा मैग्नेट के केस में, जहां से एंटर कर रहा है वो आपका क्या बन जाएगा साउथ, और जहां से बाहर निकल रहा है वो नॉर्थ। तो अभी क्या हो रहा है कि मोस्ट स्टेबल के अंदर मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है किसी भी बॉडी की जब उसकी एनर्जी मिनिमम हो, यानी ये cos θ 1 हो जाएगा मिनिमम एनर्जी U इज इक्वल टू -mb। ये जब मिनिमम हो तो इसको क्या बोलते हैं मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल में एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो बस अभी कुछ नहीं करना, -m, अभी m इज इक्वल टू क्या करेंगे NIA × B। चलिए, n कितना है नंबर ऑफ टर्न्स 20, करंट कितना पास हो रहा है हमारा 3, एरिया कितना होगा तो सर्कल का होगा पाई यानी 3.14 और r स्क्वायर यानी 4 × 10⁻² का स्क्वायर, और b आपको गिवन है 0.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव की बात चल रही है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कंडीशन पूछी है तो हर एक में आगे माइनस लगाते जाने। चलिए, इसका आंसर लेके आ जाते हैं, 20 × 3 × 3.14 × 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16 × 0.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है -1507.2 × 10⁻⁻4। तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा -0.1507 जूल। ऑप्शन में देख लेते हैं -0.15, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नंबर 13, द टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेट इन 2 मैग्नेटिक फील्ड्स आर 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। दो अलग अलग टाइम पीरियड दिए है, द रेशियो ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज। देखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π √I/mb। अब इसको मैं I क्यों बोल रहा हूं, I मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि वो करंट से मैच ना हो जाए, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आपके पास टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट इन टू मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स अलग अलग है और उसके टाइम पीरियड अलग अलग है। तो आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो आपके जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेंगे 1/√b के ऊपर, 1/√b के ऊपर। तो बस अभी उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं T² प्रोपोर्शनल टू 1/b, b प्रोपोर्शनल टू 1/T², क्योंकि आपको रेशियो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड का। तो बस अभी लिख देंगे B1/B2 इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर आएगा T2²/T1²। चलिए अभी ये जो 1 सेकंड और 4 सेकंड है वो 1 सेकंड आपका T1 का है और 4 सेकंड आपका T2 का है, B1/B2। तो B1/B2 आपका हो जाएगा 16/1। क्या हो जाएगा? 16/1। आंसर आ जाएगा इधर 16:1। चलिए नेक्स्ट नंबर 14। For most stable position of a magnetic dipole in a uniform magnetic field, the value of potential energy, देखो मैंने बताया मोस्ट स्टेबल में एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, फॉर्मूला है -mb cos थीटा। मोस्ट स्टेबल के अंदर एनर्जी मिनिमम, u मिनिमम कब होगा? तो ये cos थीटा 1 हो जाए, cos थीटा 1 हो जाए तो आंसर -mb ही रहेगा। तो मिनिमम के अंदर जो आंसर आएगा -mb। चलिए नंबर 15। टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m and 2m आर हेल्ड टुगेदर एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में होती थी +q और -q के केस में माइनस से प्लस, तो यहाँ पे क्या होती है साउथ से नॉर्थ, यानी एक इधर है और एक आपकी इधर है। अभी आप किसी को भी m ले लो, किसी को भी 2m ले लो, तो ध्यान से देखो, एक आपका मान लो कि ये m है और ये आपका 2m है, ठीक है, ये m और ये हो गया आपका 2m, दोनों के बीच का एंगल गिवन है 60। तो नेट बतानी है, यानी द फिगर के अंदर जो ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा है उसकी नेट बतानी है। तो नेट में कुछ नहीं करना, दो वेक्टर है तो नेट के केस में आपको लगाना पड़ेगा कोसाइन लॉ। तो √m² प्लस 2m² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 2a यानी m, b यानी 2m और cos कितना 60। चलिए लगाते आगे, m² प्लस 2m² यानी 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा 4m² प्लस यहाँ पे अंदर होगा 2 × 2 4, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ cos 60 होता है 1/2, cos 60 में यहाँ पे देखो लिख देता हूँ पहले से ही, ये cos 60 कितना होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा m × 2m यानी 2m²। तो अंदर आप लोग देखो तो 7m², तो आंसर आ जाएगा m√7, m√7 या फिर √7m। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो रिजल्टेंट निकालना ऐसे कुछ भी चेंज करके आपको पूछ सकते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू डैश, ये इजी वाला क्वेश्चन है, टेस्ला बड़ा यूनिट है। अच्छा अगर यहाँ पे ऐसा पूछा हो 1 गॉस इज इक्वल टू डैश टेस्ला तो आएगा -4, और यहाँ पे टेस्ला गॉस पूछा है तो क्या आएगा +4, याद रखना इसको, ठीक है। नंबर 17। लाइक पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट डैश एंड अनलाइक पोल्स, लाइक यानी साउथ साउथ, तो आपको पता है एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और अनलाइक यानी नॉर्थ साउथ तो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है पहले लाइक पोल्स, तो लाइक में क्या होगा, लाइक में रिपेल होगा, और अनलाइक में क्या होगा अट्रैक्ट होगा। तो आंसर आएगा रिपेल अट्रैक्ट, लाइक एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे चार्जेस में होता था। चलिए नंबर 18। द मैग्नेटिक डिप एंगल एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। Calculate ratio of horizontal component of Earth's field at two places, magnetic field at the places। यानी आपको देखो डिप एंगल गिवन है, डिप एंगल 30 एंड 45, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, यानी H ऑफ अर्थ, तो वो होता है BE cos I, हॉरिजॉन्टल होता है BE cos I। अच्छा अभी आपको अगर दो अलग अलग केसेस में आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स of Earth's magnetic field at two places, magnetic field at the places equal to dash, यानी आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो। तो He1/He2 इज इक्वल टू BE cos I1/BE cos I2। अब ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, cos I1 यानी cos पहले में कितना है डिप एंगल 30, दूसरे में कितना है cos 45। चलो cos 30 क्या होता है √3/2, और cos 45 क्या होता है 1/√2। चलो इसको अगर आगे ले जाए तो √3, ये √2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा,
तो 2 से √2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2, आंसर आ जाएगा √3/√2। हमारा आंसर हो जाएगा √3/√2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की डायरेक्शन होती है आपकी साउथ से नॉर्थ, बाहर की तरफ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिप एंगल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिप एंगल 90 होती है। कहाँ पे होती है वो? आपकी होती है वो पोल के ऊपर। पोल के ऊपर आपका जो आई होता है वो 90 और इक्वेटर के ऊपर जो डिप एंगल होता है वो 0 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिप एंगल? तो सिंपल है, tan इनवर्स ZE अपॉन HE, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं, सिंपल है। 22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप एंगल ऑन द इक्वेटर। देखो इक्वेटर पे मैंने बताया वो कितना होता है 0, पोल पे कितना होता है 90। तो आपको ऐसे अर्थ को सोचना है, अर्थ को ऐसे सोचना है, इक्वेटर वाली लाइन, ऐसे साइड व्यू से अर्थ को देख रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेटर है, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है। तो मैग्नेटिक नीडल को आप इक्वेटर पे सोचोगे तो वैसे सीधी रहेगी, और पोल पे सोचोगे तो ऐसे रहेगी, ऐसे सोचना है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो डिप एंगल बन रहा है आपका क्या बन रहा है 0, और यहाँ पे क्या बन रहा है 90 बन रहा है, ठीक है। इसको लिए आपको थोड़ी सी डिटेल में थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, पर अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूँ तो आप इसको सीधा याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए 23, सुपर कंडक्टर एग्जिबिट्स। सुपर कंडक्टर होते हैं आपके डायामैग्नेटिज्म। टेक्स्ट बुक में थ्योरी है डायामैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टर एज डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। चलिए 24, अ सर्कुलर कॉइल हैव 500 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, दैट मटेरियल ऑफ टर्न्स वुड हैव रिलेटिव परमेबिलिटी 800। देखो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। नंबर ऑफ टर्न्स है 500। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ऑप्शन है उसके में जो आंसर आ रहा है वो 3500 टर्न्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसको हम लोग 3500 लेंगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर है वो सेट नहीं हो रहा 500 लेने पे, ठीक है। रेडियस है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद रिलेटिव परमेबिलिटी है आपकी 800। आपका मैग्नेटाइजिंग करंट है 1.2, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आपको बताना। देखो फॉर्मूला यही होता है, B इज इक्वल टू μ0 μr NI अपॉन 2πr। देखो μ0 कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, μr है आपका 800, n है आपका 3500 और I है आपका 1.2 डिवाइड बाई 2 पाई, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, 15 इंटू 10⁻²। चलिए ये कैंसिल हो रहा है, ये बचेगा 2। चलिए पावर क्या होती है तो देख लेते हैं, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर ले 800 3500 1.2, ये वाला 2 और 15। देखो ये 2 वाला जो डिवाइड किया था उसको मत भूल जाना, ठीक है। तो करेंगे 2 इंटू 800 इंटू 3500 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 15। तो आंसर बन रहा है हमारा 448000। पावर देख लीजिए -7 और ये ऊपर आके हो जाएगी +2, -7 + 2 यानी -5। तो फाइनल आंसर बन रहा है 4.48। आंसर आ जाएगा 4.48। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 3500 टन से आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। 25, इन अ ग्राफ ऑफ B अगेंस्ट H, इन अ ग्राफ ऑफ B अगेंस्ट H आपको ये बताना है कि B इज इक्वल टू 0 जहां पे होगा वहां H की वैल्यू, यानी ग्राफ में देखिए B 0 कहां पे हो रहा है तो ये पॉइंट पे, और यहाँ पे जो H की वैल्यू उसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। क्या बोलते हैं? कोअर्सिविटी। और ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी है और ये आपका कोअर्सिविटी है। मैंने ग्राफ वाला एक वीडियो रखा था उसमें आपको समझाया था अच्छे से, ठीक है। चलिए नंबर 26, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये बनता है, टेक्स्ट बुक में सीधा है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो काई m होता है वो। 27, a closely wound solenoid of 800 tons and a cross section area 2.5 10⁻⁻⁴ carries a current of 3 ampere. What is the associated magnetic moment? देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू NIA। अभी यहाँ पे n क्या होता है तो नंबर ऑफ टर्न, चलो m सीधा निकाल लेंगे। n कितना है आपका 800, करंट कितना है 3 और एरिया कितना है 2.5 10⁻⁻⁴। चलिए 800 इंटू 3 इंटू 2.5, 800 इंटू 3 इंटू 2.5, ये आंसर बन जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आंसर आ जाएगा 0.6। फाइनल आंसर हो जाएगा 0.6। 28, a short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 joule per Tesla. Give the direction and the magnitude of magnetic field produced by the magnet at a distance 10 centimeter from the center of the magnet on equatorial lines. यानी एक बार मैग्नेट है समझ लो, ठीक है।
अच्छा, आपको क्या करना है, एक मिनट इसको सही से ड्रॉ करते हैं। आपको करना क्या है कि एक बार मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 0.48, ये समझ लो नॉर्थ, ये समझ लो साउथ। अच्छा, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन हम लोग ऑलवेज दिखाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के रेफरेंस में, यानी मैग्नेटिक मोमेंट होती है साउथ टू नॉर्थ, जैसे उसमें होती थी माइनस से प्लस, यहाँ साउथ से नॉर्थ, ठीक है। एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर 10 सेंटीमीटर पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू बतानी। तो एक चीज तो पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है इक्वेटर के ऊपर माइनस म्यू 0/4 पाई m अपॉन आर क्यूब। माइनस का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये डायरेक्शन में है तो यहाँ पे फील्ड होगा ये डायरेक्शन, इक्वेटर। यानी पहली बात तो क्लियर है, वो नॉर्थ से साउथ आएगा, यानी ये साउथ नॉर्थ वाले दो ऑप्शन तो खत्म। अभी कितना आएगा तो देख लेते हैं, टेस्ला में आएगा कि गॉस में आएगा, तो वैल्यू रख के देख लेते हैं। म्यू 0/4 पाई होता है 10⁻⁻⁷, मैग्नेटिक मोमेंट है 0.48 और डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट करो तो ये होता है 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻⁻1 का क्यूब, तो ये ऊपर आके हो जाएगा +3, तो ऊपर आंसर बचेगा 0.48 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और 10⁻⁻4 टेस्ला क्या होता है, गॉस, तो आंसर आएगा 0.48 गॉस। अभी जो माइनस है वो बस डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हमने ऑलरेडी अगर उसको डायरेक्शन मेंशन कर दी है तो फिर हमें उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होगा, तो आंसर आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29, वाटर इज डैश। वाटर आपका डायमैग्नेटिक है, थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। और 30, एट अ प्लेस ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, देन डिप एंगल विल बी डैश। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम, यानी जो आपका फॉर्मूला होता है 10I इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट। अभी अगर ये दोनों सेम हो जाए तो आंसर बन जाएगा एक, 10I इज इक्वल टू 1, तो कौन सा एंगल, I इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1, और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्रीज। 45 पे 10 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे हमारे खत्म हो रहे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की ट्राई करूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।